हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ, क्योंकि इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगातार मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में बताना है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कोई भी वस्तु का आपको यहाँ पर द्रव्यमान एम दिया हुआ है और वो जो ए त्वरण से या एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पर गतिमान, तो उस पर बल क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो त्वरण के अगर रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एफ बराबर आपका एम ए होता है। तो यहाँ पर एफ के बारे में आपसे पूछा रहा है कि उसका प्रयुक्त बल क्या होगा अगर द्रव्यमान ए और एक्सेलरेशन यानी कि आपका त्वरण जो है यहाँ पर ए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर एम ए हो जाएगा। तो एम ए देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो एम ए आपका यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि दो पिंड के बीच सदैव बल होता है। तो पता है कि दो पिंड के बीच सदैव जो बल होता है ये किस प्रकार का बल होता है, ये आपको यहाँ पर बचाना होता है। ये क्या होता है कि समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि ये न्यूटन के तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। इसलिए करता है क्योंकि जब हम बंदूक से गोली मारते हैं तो वो क्या होता है कि जितना तेजी से गोली आगे की ओर निकलता है उतना ही तेजी से पीछे की ओर झटका मारता है। तो ये क्या है, तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो था क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ा गया आपका गोली होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो पिंडों के बीच जो सदैव बल होता है ये किस प्रकार का होता है। तो ये समान होता है लेकिन दोनों क्या होते हैं कि विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में बताना है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो बताइए कि घर्षण के द्वारा किया गया जो कार्य होता है ये किस प्रकार का कार्य होता है। तो घर्षण के द्वारा हमेशा जो किया गया कार्य होता है ये ऋणात्मक होता है। अब क्यों होता है जो समझिए। क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसका वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। और जब त्वरण उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होता है, रगड़ होता है। मान लेते हैं कि कोई कार है और वहाँ अगर वेग में परिवर्तन होता है तो कार में क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण कहाँ पर उत्पन्न होता है, उसके पहिए में। और वहाँ पर क्या होता है कि जब वेग उसका परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न, जब त्वरण उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि रगड़ होता है, जिसके कारण से घर्षण के कारण से क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसमें काफी बल लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ऋणात्मक बल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थितियां एवं समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने की प्रयास करती है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल है। क्योंकि बल क्या है, तो बल एक ऐसा राशि है जो कि किसी भी वस्तु में क्या करता है कि उसके जो है आकार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी भी स्थिति या आकार में परिवर्तन लाने का ये क्या करते हैं कि विरोध करती है, यानी कि परिवर्तन ये लाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर डैश ना लग रहा हो। तो बताइए कि कोई भी वस्तु, मान लेते कि ये आपका बॉल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जमीन पर अगर लुढ़कती है तो ये तब तक सतत रूप से ये चलते रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य कार्य जो वो नहीं किया जाए, यानी कि बाह्य कोई इस पर फोर्स अगर कार्य नहीं किया जाता है तो ये क्या रहेगा कि सतत ये चलते रहेगा। लेकिन ये सतत नहीं चलता है। तो किस कारण से नहीं चलता है ये आपको यहाँ पर बताना। पूछा है कि कोई वस्तु सतत गति से अगर सतत चाल से अगर गति करती है जब तक उस पर कोई बाह्य यहाँ पर डैश जो ना लग रहा हो तो ये सतत क्या होगा, गति करते रह जाएगा। तो इस पर किस प्रकार का बल लगता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें किस प्रकार का किस कारण से ये जो है ये क्या होता है कि सतत रूप से गति नहीं कर पाती, ये आपको यहाँ पर बताना। ये बल के कारण से, चूंकि नीचे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये क्या होता है कि सतत रूप से गति नहीं कर पाती है, जिसके कारण बल क्या होता है आपका कुछ दूर चलने के बाद ये रुक जाती है। तो किसके कारण से, दिया आपका बल के कारण से। और कौन से फोर्स के कारण से, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो बताइए कि झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना। तो मान लेते हैं कि ये क्या है आपका यहाँ पर एक प्रकार का झूला है, ठीक है। तो इस झूला में क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई लड़का यहाँ पर अगर बैठा हुआ मान लेते हैं तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, रिटर्न आएगा, यानी इधर जाएगा फिर इधर आएगा, यानी कि दोनों तरफ वो क्या होगा, रिटर्न होगा। और जब एक ही प्रक्रिया जब बार बार चलते रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती। ये आवर्ती दशमलव आप मैथ में भी पढ़े होंगे। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि बार बार वही डिजिट अगर आ रहा है आपका पॉइंट के बाद तो वहाँ पर क्या होता है कि आवर्ती दशमलव उसको कहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार का ऑक्साइड जो है
ये आपका अम्लीय नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अम्लीय नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, या तो आपका क्षारीय होगा या तो फिर उदासीन होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, जो कि ये क्या होता है कि उदासीन होते हैं। ये जो न्यूट्रल होते हैं, ये जो ना तो आपको उदासीन होते हैं और ना ही तो ये क्षारीय होते हैं, सॉरी ये उदासीन होते हैं, ना तो ये अम्लीय होते हैं ना तो ये क्षारीय होते हैं। ये क्या होता है आपका उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कौन सा अम्लीय नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपका अम्लीय नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है और नाइट्रस ऑक्साइड, और ये इनमें से कोई नहीं, ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे आपके क्या होते हैं कि ये आपका जो होता है ये अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये क्या होता है आपका उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि इस प्रकार के चूने का जो पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा रहा है कि परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो बताइए कि किस प्रकार का परमाणु संख्या वाला तत्व है जो कि क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मान लेते हैं कि कोई भी तत्व है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, या तो इसका 1 आएगा या तो फिर इसका 2 आएगा या तो 3 आएगा। अगर 1 2 3 आता है तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका धातु हो जाएगा। और धातु क्या होता है, तो धातु जो होती है ये आपका क्षारीय होता है और धातु अम्लीय होता है। तो धातु यहाँ पर आपका 1 2 3 अगर आता है कि किसी भी अगर बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपका 1 या 2 या फिर आपका 3 आता है किसी भी तत्व का, तो ये आपका धातु हो जाएगा। और धातु क्या होता है कि आपका धातु जो होती है ये क्षारीय होते हैं और धातु की अगर बात करें तो ये अम्लीय होते हैं। और धातु में क्या होगा कि इससे 3 से अधिक, यानी कि 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा इसमें से आपका जो है क्षारीय ऑक्साइड है, ये आपको यहाँ पर बताओ। 17 है, तो 17 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 7। तो 7 तो हो गया, तो 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हो गया आपका अधातु। अधातु क्या होता है, तो ऑक्साइड होता है। अधातु जो होती है ये क्या होता है कि आपका अम्लीय होता है। तो अधातु जब आपका अम्लीय होता है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है क्षारीय के बारे में पूछा, तो ये तो क्षारीय नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 14 को अगर हम लिखते हैं तो 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। और उसके बाद 4 रखें, 4 अगर लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये अधातु है। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है ये आपका अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्षारीय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये अभी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 11 की बात करें तो 11 को हम कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1 लिखेंगे, तो 1 आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका धातु हो जाएगा। और धातु क्या होते हैं कि आपका क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर 7 की बात करें तो यहाँ पर 2 और 5 होगा, और 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपको अधातु का अम्लीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्षारीय पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना कि मानव में पित्त का स्राव होता है। तो बताइए कि मानव शरीर में पित्त का स्राव कहाँ से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मानव शरीर की अगर बात करें तो ये यकृत में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। और पित्त क्या करते हैं, पित्त में एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण से क्या होता है कि भोजन की जो पाचन की क्रियाएं होती है उसको तीव्र गति से यानी कि तेज कर देती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो ये यकृत से आपका स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अच्छी अधिक लंबी आंतें होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि आंत जो उसमें पाए जाते हैं वो काफ़ी लंबी होती है शाकाहारी में। और मांसाहारी की अगर हम बात करें तो इसमें आंत जो होती है ये काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि लोमड़ी जो ये क्या आपका मांसाहारी है, तो इसमें आपका छोटी आंत पाई जाएगा। और बाघ में भी छोटा, कुत्ता में भी छोटा, चूँकि ये सभी क्या आपका मांसाहारी। और खरगोश क्या ये शाकाहारी, तो इसमें क्या होगा लंबी आंत आपका पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जो है याद रखेंगे यहाँ पर। और 12 नंबर में यहाँ पर आपको बताएंगे निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये आपको यहाँ पर बताऊँ। तो ट्रिप्सन जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपके अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका होता है यकृत का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत होता है। और यकृत क्या करता है कि जब हम विषैले पदार्थ का सेवन करते हैं तो यकृत क्या करता है कि उसको विषहीन बनाने का कार्य करता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। अभी तुरंत बताएं तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम
मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले, ये पहले भी हो चुका है प्रश्न। या वसा की अगर हम बात करते हैं, वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति करती है, कौन? तो ये आपके वसा करती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सबसे तेज गति से ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें कि सबसे अधिक किसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये वसा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में बताना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि इस प्रकार का, इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में इन सभी का पाचन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में बताना है, एंजाइम टाइलिन जो है डैश में पाया जाता है। तो बताइए कि एंजाइम टाइलिन कहाँ पाया जाता है। तो एंजाइम टाइलिन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है लार में पाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये पूछा जाता है बार बार कि टाइलिन जो है लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो ये आपका लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। तो बताइए कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। इस प्रकार के प्रश्न आपको ग्रुप डी के लिए ट्रेंडिंग में चलता है, बार बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो ये पाइसीकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो बताइए कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो कवक को जो अध्ययन करते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो जीवाश्म के अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको जो है जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे। प्रत्येक सेट में आपको जो है प्रश्न करवाते रहेंगे साइंस का। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।